हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का यही मकसद रहता है, जो शख्सियत किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हो उसको आपके सामने लाना। आज हमारे साथ है भगवान दास नेगी जी। आज हम बात करेंगे इनके कहानी संघर्ष में, इनके बारे में, कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया। अगर कुल्लू मनाली की बात करें या ऑल हिमाचल की बात करें, टूरिज्म में कई बेरोजगार युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। हिमाचल दर्पण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने अपनी जो सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने 2002 में कुल्लू कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने टूरिज़्म में मास्टरी की थी। 2005 में मैं टूरिज़्म से मास्टर्स इन टूरिज़्म करने के बाद 2005 में मैं पास आउट हुआ। उसके तत्पश्चात मैंने लगभग 5 वर्ष मैंने एशिया की सबसे जो रिनाउंड जो एडवेंचर कंपनी है स्नो लेपर्ड एडवेंचर्स में मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया और काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे ऑपरेशंस फील्ड में कैसे काम किया जाता है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम कैसे किया जा सकता है। उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब अपने ही क्षेत्र में आकर अपना ही कुछ यहाँ पे मैं कुछ स्थापित करूँ और कुछ अपना ही मैं कुछ करूँ। और तो मैंने ये निर्णय लिया कि 2010 में मैं वापस अपने होम टाउन मनाली में आया और मैंने अपना सेटअप यहाँ पे शुरू किया। तो शुरुआत में मैंने राफ्टिंग कंपनी के साथ में मैंने शुरू किया, क्योंकि अभी मुझे उतना यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कुछ ज़्यादा मेरे पास अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा वो अपने आप को सक्षम करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी शुरुआत जो अपने करियर की शुरुआत एज एन एंटरप्रेन्योर अगर बात करूं तो मैंने राफ्टिंग से मैंने शुरू किया। राफ्टिंग के साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने जो 5 वर्षों में मैंने स्नो लेपर्ड एडवेंचर्स में लिया था, क्योंकि वहां पर मैं अंतर्राष्ट्रीय जितने भी स्कूल्स थे उनके ऑपरेशंस में देखता था। वहां पे उनको जो लर्निंग प्रोग्राम्स हम लोग वहाँ पे करवाते थे, मैंने उन सब वो एक्सपीरियंस को लेकर आया। मुझे लगा कि हम उसी तरीके का काम मैं अपने लिए भी मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे जो एक लीड के रूप में जो मिला, जो मेरे जो गुरु थे, जब मैंने एमटीए किया, डॉक्टर प्रशांत गौतम जी, उन्होंने मुझे एक हमारे जिस वक्त हम लोगों ने मास्टर्स इन टूरिज्म किया, उस वक्त हमारे एक करिकुलम का एक पार्ट हुआ करता था लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो एक हमारा एक अनिवार्य जो करिकुलम का एक पार्ट होता था, वो हमें 7 से 10 दिन का एक शिविर कैंप हमको लगाना ही पड़ता था, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप लगाना ही पड़ता था। तो वैसी एक अपॉर्चुनिटी डॉक्टर प्रशांत कुमार गौतम जी ने मुझे दिया। तो मैंने वहाँ से उनके जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो टूरिज्म के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप करवाया। हालांकि उस वक्त मेरे पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई मेरे पास में कोई इक्विपमेंट्स थे, ना कोई टेंट थे, ना कोई रिसोर्सेज थे। उस वक्त मैंने सारी चीजें आउटसोर्स करके मैंने खुद, जैसे किसी अपने साथियों से, किसी अपने दोस्तों से सारी चीजें ऐसे ही मिल बांट के, किसी से उधार लेकर या रेंट पे लेकर मैंने वो एक पूरा आयोजन किया। तो मुझे वहां से एक लीड मिली, एक किक मुझे मिला कि शायद यही चीज शायद मुझे आगे जीवन में लेकर जाने वाली है। तो मैंने पूरा अपना जो एम्फेसिस जो था, मेरा अपना पूरा ध्यान था, मैंने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही मैंने लगाया। तो उसके बाद अगर मैं 2010 के बाद में अगर बताऊं तो अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें, इस वक्त हम जो ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, वो हम लोग लगभग इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 यूनिवर्सिटीज जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, उनको हम लोग इस तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे देते हैं, जिनका ड्यूरेशन 7 दिन से लेकर 15 दिन का यहाँ पे रहता है। तो अभी अगर पिछले 10 वर्षों में, अगर 10 से 12 वर्षों का हमें एक टाइम पीरियड हो चुका जब से हमने अपना काम शुरू किया और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पिछले 10-12 वर्षों में अगर मैं बताऊं, लगभग हमने अभी तक सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स के जितने भी विद्यार्थी और स्टूडेंट्स को जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, अगर उसकी मैं संख्या बताऊं, लगभग हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम्स के जरिए हम लोगों ने उनको शिक्षित किया है। देखिए, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें तो कुल्लू मनाली अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे वर्ल्ड मैप में मनाली एक अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। अगर मैं यूथ जनरेशन की बात करूं तो 70% जो 70% जो लोग, जो युवाओं की बात अगर मैं करूं, वो इसमें ही इन्वॉल्व है टूरिज्म सेक्टर में। बस सिर्फ अगर मैं बात करूं
सिर्फ उस व्यवसाय में जाना ही काफ़ी नहीं रहेगा, लेकिन उस व्यवसाय को एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल तरीके से, एक प्रॉपर अवेयरनेस के साथ में, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में कैसे एक गेस्ट सैटिस्फैक्शन की हम लोग करते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, बस उसका थोड़ा एजुकेट करना यहाँ के यंग जनरेशन के लिए ज़रूरी है। मनाली की सर्विसेज़ हमको पूरे वर्ल्ड वाइड हमको सब बेस्ट होनी चाहिए, मेरा ये मानना। उसके लिए हमको थोड़ा-सा जो यंग जनरेशन है, जो टूरिज़्म को एज़ अ व्यवसाय के तौर पे लेकर जाना चाहते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। हम यहाँ पे जैसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन को प्रमोट करें, क्योंकि मनाली अपने कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करने अलग-अलग, जैसे अगर मनाली की बात करें, कुल्लू मनाली की, जैसे ब्यासर एक गाँव है, वहाँ पे आप रूरल टूरिज़्म आप दिखा सकते हैं, विलेज टूरिज़्म आप दिखा सकते हैं। ज़ाना हो गया, ऐसे-ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पे आप लोग विलेज टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे ही अलग-अलग विभिन्न तरह के जो कांसेप्ट है, उस पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे वो कल्चर एप्पल टूरिज़्म हो, ऑर्चर्ड टूरिज़्म है, होम स्टेज़ हो, है ना, फैमिली टूरिज़्म, वो सारी टूरिज़्म को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। कोरोना के बाद काफ़ी लॉस टूरिज़्म को हुआ, तो किस तरह से इसे बढ़ावा मिलता है? जी, ज़ाहिर तौर पे देखिए, टूरिज़्म अगर कोरोना काल में अगर देखा जाए तो टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है टूरिस्ट की पिछले अगर 1 डेढ़ साल में अगर देखा जाए। लेकिन बावजूद इसके टूरिज़्म में बहुत स्कोप है, चाहे 1 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए अगर इफ़ेक्ट भी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर भी ये अपनी रफ़्तार टूरिज़्म पकड़ लेता है। तो मेरा यही मानना है कि जितने भी हमारे टूरिज़्म व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय में लोग जुड़े हैं, वो कभी घबराएँ ना, इसमें हमेशा फ़ोकस्ड रहें। चलो, थोड़े डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसमें फिर अपने आप को सुदृढ़ होके आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारतवर्ष में यहाँ पे लोग काफ़ी घूमना चाहते हैं। हम लोग ना इनबाउंड के ऊपर फ़ोकस ना करते हुए, हम लोग यहाँ की जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है, उस पे फ़ोकस करके, है ना, साउथ के जो साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जहाँ के भी लोगों को हम लोग, टूरिस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ पे हम लोग फ़ोकस ना रहें और अलग-अलग कांसेप्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं। जी, मेरा यही संदेश रहेगा कि अपने हौसले हमेशा बुलंद रखें, अपने आप पर अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें और कभी भी गिव अप ना करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपना एक फ़ोकस होके रहें। हम तो यहाँ पे कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में "एज़ा आसरे पाउंड" है, बस ये कहेंगे कि वी आर गेस्ट। हमेशा हम लोग आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आपके आपके सत्कार के लिए, आपकी मेहमान नवाज़ी के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। तो धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि ये हमारे साथ थे भगवान दास नेगी जी, जिन्होंने जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अथाह जो है प्रयत्न किए हैं और लगातार जो है प्रयत्नशील है। इसी के साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।